Now the next chapter we are discussing is again a very important chapter. It is joint product and byproduct. Now joint product, byproduct. What do you mean by byproduct? Byproduct or joint product both are produced without any intention. They are produced unintentionally in the same production process without incurring any extra raw material, without incurring any extra cost on raw material, without any extra processing. अलग करने के बाद आगे प्रोसेसिंग हो सकता है, बट इनिशियल प्रोडक्शन के लिए you need not spend any extra amount. अब प्रॉब्लम ये होता है कि बाय प्रोडक्ट की वैल्यू तो यू कैन ऑलवेज क्रेडिट, जॉइंट प्रोडक्ट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. जैसे रॉ मटेरियल पे सपोज सारा खर्चा मिला के suppose we have incurred 1 lakh as cost, 10,000 is sale of scrap expected, 90,000 अगर joint product की वैल्यू आती है, 90,000 is cost of output. अगर इसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट निकलता है तो प्रॉब्लम है ही नहीं. 90,000 डिवाइडेड बाय 1000 करके 90 पर यूनिट कैन बी द कॉस्ट. व्हाट इफ वी हैव अनदर प्रोडक्ट and the cost is 2000. Sorry, what if we have another product and the quantity is 2000? इसका मतलब लाख रुपया खर्च किया, लाख रुपया वापस आना चाहिए, लेकिन 10,000 आई विल बी कलेक्टिंग बाय वे ऑफ स्क्रैप. सो माय कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज 90,000 और 90,000 मैंने खर्च किया है फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 2000 यूनिट्स ऑफ बी बनाने के लिए. 1000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 2000 यूनिट्स ऑफ बी बनाने के लिए मैंने कॉस्ट इनकर की है. तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. दिस कॉमन कॉस्ट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट. दिस कॉमन कॉस्ट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट. सो देयर आर सेवरल मेथड्स टू बी फॉलोड. सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड, सबसे पहला मेथड इज फिजिकल मेजर मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, आउटपुट मेथड, क्वांटिटी मेथड. किसी भी नाम से आपको मेथड क्वेश्चन में आगे आ सकती है, बट यू शुड नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट एंड हाउ टू अप्लाई इट. सपोज जॉइंट कॉस्ट आपकी है 20,000. आपकी जॉइंट कॉस्ट है 20,000. आपने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर लिए. आपकी कॉस्ट है 20,000. आपने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर लिए. एक है ए 400 kgs, दूसरा है बी 1200 kgs. ए 400 kgs, बी 1200 kgs. अब फिजिकल मेजर मेथड ये बोलती है कि भाई 20,000 खर्च करके यू एक्चुअली प्रोड्यूस्ड 1600. सो 20,000 डिवाइडेड बाय 1600, हर एक यूनिट की कॉस्ट आती है 12.5. तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन एकदम सिंपल हो जाएगा. अभी ईच केजी कॉस्ट यू 12.5. So whether it is A or B, both will cost you 12.5. So 400 kgs, 1200 kgs into 12.5. So this will be 5,000 and this will be 15,000, and that's how my 20,000 gets allocated. तो आपको अगर फिजिकल मेजर मेथड फॉलो करनी है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें क्वेश्चन में से ढूंढनी है. जॉइंट कॉस्ट कितनी है और क्वांटिटी स्ट्रक्चर क्या है. सीपीयू निकालो, सीधा अप्लाई कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा. करेक्ट. लेकिन क्या होता है कि आप 2 अलग टाइप के प्रोडक्ट जब बनाते हो तो उनकी टोटल थोड़ी इलॉजिकल लगती है. 400 kgs ऑफ ए एंड 1200 kgs ऑफ बी दोनों अलग है यार. तो
थोड़ा सा इलॉजिकल फील आता है इसमें, तो एक लॉजिकल मेथड है जो सबसे प्रिफर्ड मेथड है अपने लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. Split of point means point of separation. This the point at which your two products are separated. मतलब सिंपल टर्म्स में बोलना चाहूँ तो आपका एंड ऑफ प्रोसेस, जहाँ पे आपकी प्रोसेस एंड होती है, वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है. और उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आप अलग कर देते हो दो प्रोडक्ट्स को. स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ आउटपुट आपको मिली, विच इज अ जॉइंट कॉस्ट फॉर यू, विच इज 20,000. अगेन क्वांटिटी स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ए के 400 किलो मैन्युफैक्चर कर लिए, बी के 1200 केजीज मैन्युफैक्चर कर लिए. ए का 400 किलो, बी का 1200 किलो. इन प्रोडक्ट्स को अभी के अभी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर मैं बेच दूं तो ए बेच के मिलेगा मुझे 30 रुपया, बी बेच के मिलेगा मुझे 10 रुपया. Split of point means the point at which your two products get separated. So end of process is called as split of point. प्रोसेस के एंड होते ही मुझे 20,000 की जॉइंट कॉस्ट मिल चुकी है, एंड दैट जॉइंट कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 400 kgs of A and 1200 kgs of B. I am not processing these products further. I can sell them at split of point. A can generate 30 rupees for me, B can generate 10 rupees for me. A can generate 30 rupees for me and B can generate 10 rupees for me. तो ऐसा देखा जाए तो लगता है कि यार A तो बहुत बढ़िया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो A ही है, 3 गुना सेलिंग प्राइस है. लेकिन अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटिटी में बी की क्वांटिटी 3 गुना है. इसीलिए हम लोग कभी भी इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं सेल्स वैल्यू पे. तो हमें बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. करेक्ट. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये है 30, ये है 10, और क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो ये है 400 एंड दिस इज 1200. तो ए मेरे लिए 12,000 का रेवेन्यू जनरेट करता है, बी मेरे लिए 12,000 का ही रेवेन्यू जनरेट करता है. मतलब सेल्स वैल्यू रेवेन्यू अगर मैं बेस बनाऊं तो दोनों का रेवेन्यू तो इक्वल है, मतलब मेरे लिए दोनों प्रोडक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. Since both the products are important for me, equally important for me, my joint cost will now be allocated among A and B in the ratio 1:1. 10,000 A की कॉस्ट, 10,000 B की कॉस्ट. एकदम सिंपल. तो अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड आपको फॉलो करनी है तो आपके पास जॉइंट कॉस्ट होना चाहिए, आपके पास क्वांटिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आपके पास होनी चाहिए सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. पहले सेल्स वैल्यू निकालिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखोगे तो ए अच्छा लगेगा, सिर्फ क्वांटिटी देखोगे तो बी अच्छा लगेगा. लेकिन आप रियलिटी समझ लो, दोनों मेरे लिए सेम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, और अगर दोनों मेरे लिए सेम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं इसका मतलब मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों मेरे लिए अगर सेम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, तो 1:1 रेशियो आ जाएगा. तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन जो फॉलो की जाएगी. नेक्स्ट मेथड
is net realizable value method or net relative value method or notional value method. इसका शॉर्ट फॉर्म है NRV मेथड. अब इसमें होता क्या है, देखो, whenever your products cannot be sold at split off point, you can't follow sales value at split off point method as a base. बराबर. Your products are produced, but they are in a semi-finished form. They need to be processed further. They need to be given a finished touch, and then they can be sold in the market. तो इसमें होता ऐसा है कि सपोज आपने 20,000 खर्च किया है in order to produce A and B. 400 kgs of A you have produced, 1200 kgs of B you have produced. They cannot be sold at split off point, so I have to incur 3 rupees per kg on A and 5 rupees per kg on B to process them further, and that is my further processing cost. और ये 3 रुपया और 5 रुपया खर्च करने के बाद, 3 रुपया 5 रुपया खर्च करने के बाद ही I will be able to sell them for 30 rupees and 10 rupees in the market, getting a profit of 20% and 10%. अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब as on today at split off point there is no value for these products. As on today at split off point there is no value of these products. So they must be processed further. तो मुझे अब एक रिवर्स स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. अब मुझे बनाना पड़ेगा एक रिवर्स स्टेटमेंट. मुझे फाइंड आउट करनी होगी सम अज्यूम्ड वैल्यू एज ऑन टुडे. इसको कहा जाता है NRV. जैसे मेरे पास प्रोडक्ट A है, प्रोडक्ट B है, फाइनल सेलिंग प्राइस 30 and 10 माइनस प्रॉफिट 20% and 10%. This is my final cost per kg. अब फाइनल कॉस्ट 24 and 9 तब होगी जब मैं स्पेंड करूंगा 3 and 5. जब मैं स्पेंड करूंगा 3 and 5. 3 रुपया खर्च करने के बाद कॉस्ट अगर 24 होती है तो एज ऑन टुडे इट इज 21. और 5 रुपया खर्च करने के बाद अगर कॉस्ट 9 रुपीज होती है तो एज ऑन टुडे इट इज 4. So NRV per kg is 21 and 4. आपको समझा? आज स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर वैल्यू नहीं है तो मैंने रिवर्स में आके फाइंड आउट कर लिया कि आज वैल्यू कितनी अज्यूम की जा सकती है. सो फ्रॉम 30 and 10 I removed profit of 20% and 10%. तो मुझे पता चला द फाइनल कॉस्ट इज गोइंग टू बी 24 per kg and 9 rupees per kg. Cost will be 24 and 9 the moment I spend 3 rupees and 5 rupees on further processing. So as on today the value has to be 21 and 4. But again I cannot rely on total. I cannot rely on individual, so I know the total. Seven is to 4. So now 20,000 will be split among A and B in the ratio 7 is to 4. ये हुआ आपका NRV मेथड जहाँ पे प्रॉफिट दिया गया था. देखो इट्स लाइक मेरे जेब में कितना पैसा है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप अगर मुझे अभी 5,000 देते हो तो मेरे पास 25,000 हो जाएगा. इसका मतलब मेरे जेब में 20,000 रुपये है. आज वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन कल जब मैं
3 and 5 खर्च करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी 24 and 9. इसका मतलब वैल्यू एज ऑन टुडे कैन बी अज्यूम टू बी 21 and 4 by following the reverse direction, and that is not my actual value, that is my estimated value, assumed value. That is why it is called as notional value, and that is why it is called as NRV, net realizable value. Is this clear? अब यही मेथड आप बिना प्रॉफिट के भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट नहीं दिया, कोई बात नहीं. प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो एक सिंपल एजम्पशन होता है, फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फाइनल कॉस्ट. क्योंकि प्रॉफिट अगर होता तो दिया होता, नहीं दिया है मतलब नहीं है. इसमें से मैं माइनस करूंगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, which is 3 and 5, which is 3 and 5. So as on today value is 27 and 5. This is my NRV per kg. This will also be multiplied by 400 and 1200. $10,800, 6,000. सो आपका NRV का रेशो अब हो जाएगा 9:5. सो 9:5 में जॉइंट कॉस्ट विल बी स्प्लिट. आपको समझ में आ रही है बात? इसका मतलब अगर अपने पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबिलिटी नहीं है, इफ वी डू नॉट हैव सेलेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, what you can do is follow the reverse direction and assume some value as on today. प्रॉफिट के साथ भी प्रॉफिट के बाद भी यही होगा. प्रॉफिट के साथ भी प्रॉफिट के बाद भी. प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट माइनस करो, गेट द फाइनल कॉस्ट, देन सबट्रैक्ट एफपीसी फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट. प्रॉफिट नहीं दिया तो सेलिंग प्राइस में से ही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो, एक कॉस्ट आएगी विच विल बी अज्यूम टू बी योर रियलाइजेबल वैल्यू. अरे आप समझ रहे हो? सो NRV मेथड is the second best method to be followed if nothing is mentioned. सबसे पहला प्रायोरिटी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं दिया हो तो गो फॉर NRV मेथड, फाइंड आउट सम वैल्यू एज ऑन टुडे एंड यूज इट विथ प्रॉफिट विदाउट प्रॉफिट, डजंट मैटर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट मेथड. आपकी नेक्स्ट मेथड इज रिवर्स मेथड. अब रिवर्स मेथड में जाओगे तो सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करो. आप दोनों प्रोडक्ट के सेल्स में से दोनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट हटा दो तो आपके पास बचेगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब आपकी टोटल कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट में से इफ आई डिडक्ट एडमिन एंड सेलिंग, I will be left with production cost. Total cost में से if I subtract admin and selling, I will be getting production cost. और फिर production cost में से FPC निकाल दो तो आपको सीधा joint cost मिलेगी for the purpose of further future calculation.
आपको समझ में आया? सेल्स में से सब्ट्रैक्ट प्रॉफिट, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एंड एडमिन हटा दोगे तो आपके पास जो भी बचेगी दैट विल बी प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस प्रोडक्शन कॉस्ट में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी माइनस कर दो तो आपके पास बचेगी जॉइंट कॉस्ट इन डायरेक्टली इन एन अलोकेटेड फॉर्मेट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर एनआरवी में और इसमें फर्क क्या है? एनआरवी आपका बगैर प्रॉफिट भी आ सकता है, रिवर्स मेथड के लिए प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। और एक एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर मैंडेटरी फॉर रिवर्स मेथड। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इफ नथिंग इज मेंशन इट इज ऑलवेज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं है तो प्लीज गो फॉर रिवर्स मेथड। बट अगर आपके पास सेलिंग एंड एडमिन और प्रॉफिट भी नहीं है तो एनआरवी मेथड फॉलो करो। इट इज सम टाइप ऑफ रिवर्स मेथड ओनली विदाउट कंसिडरिंग सेलिंग एंड एडमिन एंड प्रॉफिट। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो अगर नहीं है तो रिवर्स मेथड। और अगर आपके पास सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ओवरहेड्स नहीं है, आपके पास प्रॉफिट भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता बट टू गो फॉर एनआरवी एज अ बेस। यही ऑर्डर आपको फॉलो करनी है। और क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड दोनों दिया होगा तो इन सारे कैलकुलेशंस के लिए you are supposed to use quantity manufactured as a base. Even if you are finding out sales value, even if you are finding out applying selling price, please make sure that you are applying only quantity manufactured, क्योंकि इस सारे कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है, विच इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। योर जॉइंट कॉस्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड यूज्ड, यू हैव टू यूज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड। इनफैक्ट आपको एक सिंपल बात बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में क्वांटिटी सोल्ड सिर्फ एक काम के लिए आएगी, जस्ट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, उसके लिए क्वांटिटी सोल्ड आएगी। बिकॉज प्रॉफिट इज एन आउटकम ऑफ सेल्स एंड नॉट मैन्युफैक्चर, नॉट प्रोडक्शन। तो पूरे चैप्टर में याद रखिए, वेदर यू आर यूजिंग फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड, एनी मेथड you may use, but if the purpose is joint cost allocation, you must consider quantity manufactured. लेकिन अगर आपका पर्पस जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेशन है, जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन आपका गोल नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट का निकाल के बताना है, देन इन दैट केस यू बेटर गो फॉर क्वांटिटी सोल्ड एज अ बेस. इस चैप्टर में जनरली ये मेथड्स प्रोमिनेंट मेथड्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड भी होती है. इसका लंबा चौड़ा नाम याद रखना है तो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड. कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड. इसको सिंपल तरीके से बोलना है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीपी मेथड. जीपी मेथड में ना आपको सबसे पहले टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का निकाल लेना चाहिए. और वो कैसे निकलेगा? कंपनी का टोटल सेल्स, फिर अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली सेलिंग प्राइस आपको कंसिडर करनी है. इस टोटल सेल्स में से आपको माइनस करनी होगी आपकी जॉइंट कॉस्ट, और जॉइंट कॉस्ट के बाद आपको माइनस करनी होगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो बेसिकली ये आपको देगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. जैसे ही आपको कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, आपको
परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है, विच इज जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, उसी परसेंटेज को बेस बना के आपको जॉइंट कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। कैसे करोगे ये? आई लेट यू नो। आपके जो भी प्रोडक्ट्स है वो उनका नाम लिख दीजिए। आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिख दीजिए। दैट इज योर स्टेप 3। दोनों की फाइनल सेल्स वैल्यू आएगी, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो एट द रेट ऑफ सम परसेंट, और ये परसेंट आएगा यहां से। फिर आपको फाइनल सेल्स से सेम परसेंटेज दोनों सेल्स पे अप्लाई करना है। आपको मिलेगी फाइनल कॉस्ट ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। इसमें से आपको माइनस करनी होगी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और नेक्स्ट लाइन पे आपको मिल जाएगी आपकी लाडली जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, ये समझा आपको? हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस वन? पहले दोनों प्रोडक्ट का फाइनल सेल्स वैल्यू ले लो। पहले दोनों प्रोडक्ट का फाइनल सेल्स वैल्यू ले लो, उसमें से आप नया वाला जो कंपनी का परसेंटेज है वो अप्लाई करो। व्हेन यू अप्लाई दैट परसेंटेज on sales, you will be getting some gross profit from both. Subtract that, you will be able to get final cost. बस यही एक इलॉजिकल पार्ट था कि दोनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज इज अज्यूम टू बी द सेम, बट मेथड है तो हम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। जॉइंट कॉस्ट समझ में आ रहा है? तो पहले तो कंपनी का टोटल सेल्स निकालो। अगर आपके प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिकते हैं तो टोटल सेल्स माइनस जॉइंट कॉस्ट आएगा। अगर आपके प्रोडक्ट आगे प्रोसेस होके बिक रहे हैं तो टोटल कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस एफपीसी आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एक बार आपको मिल गया, वंस यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टोटल सेल्स टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी विच इज लेटर ऑन अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल सेल्स टू कैलकुलेट कॉस्ट। And once you get final cost, simply subtract FPC and you will be getting joint cost in an already allocated format. But please remember, even if you are finding out profit here, even if you are finding out sales here, your ultimate objective, your ultimate need of getting sales is, or your ultimate need of getting this profit is जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। तो यहां पर भी सेल्स निकालने के लिए यू हैव टू कंसिडर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड ओनली। एनी जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन irrespective of the method will be done on the basis of quantity manufactured only. So that was one method, and one more method they may ask, and that is called as contribution margin method. Ab contribution margin method is again a very simple method. आप step 1 सबसे पहले आप joint cost को split करो as variable and fixed। फिर आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ए और बी का। सबसे पहले आप लोगे सेलिंग प्राइस, उसमें से आप माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि कॉस्ट तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये फिगर माइनस करने के बाद आपको मिलेगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की फिगर। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड से तो आपको मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। यू विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी। इस कंट्रीब्यूशन के रेशो में फिक्स्ड कॉस्ट को स्प्लिट करोगे इन कंट्रीब्यूशन रेशो। और फिर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन हो जाएगा। सो योर नेक्स्ट कॉस्ट विल बी, नेक्स्ट टेबल विल बी स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आपके पास वेरिएबल का पर यूनिट ऑलरेडी आ चुका है, तो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अलोकेट आपने कर दी है, वो भी कर दीजिए। आपको लास्ट लाइन पे मिल जाएगी जॉइंट कॉस्ट इन एन अलोकेटेड फॉर्मेट। Have you understood this? I'll give you one more revision of this. The moment you get joint cost, split that joint cost into two parts, variable and fixed. Variable cost का per unit निकाल लो। Variable cost divided by total quantity manufactured. Selling price में से variable cost per unit माइनस करो, contribution per unit मिलेगा, quantity से multiply करो, total contribution ratio आएगा, उस ratio में fixed cost को split करो। अब इसके लिए एक और चीज फॉलो कर सकते हो। टोटल सेलिंग प्राइस मिलने के बाद क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से मल्टीप्लाई करो, टोटल सेल्स निकालो, टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना अगर अलग अलग है तो, वरना यही फॉर्मेट फॉलो करना। 99% क्वेश्चन इसमें निकल जाएंगे। मुझे अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट होगी तभी जाके अलग अलग कंट्रीब्यूशन मिलेगा प्रोडक्ट वाइज, जो है नहीं। तो सीपीयू निकालो, सीपीयू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूज करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए। उसके बाद क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसी रेशो में यू हैव टू स्प्लिट द फिक्स कॉस्ट, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स फर्स्ट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड देन इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स प्रॉफिट। सो गाइस, जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन एक साथ नहीं होगा, पहले वेरिएबल का होगा फिर फिक्स का होगा। फिक्स का होगा कंट्रीब्यूशन के रेशो में, और जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट अलोकेट होगी कंट्रीब्यूशन के रेशो में, जैसे आपकी फिक्स कॉस्ट होगी कंट्रीब्यूशन के रेशो में, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कर दिया, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कर दिया, तो आपको मिलेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कीजिए जो आपने एलोकेट किया है स्टेटमेंट नंबर 3 में, एंड यू विल गेट जॉइंट कॉस्ट इन ऑलरेडी एलोकेटेड फॉर्मेट। ये होती है आपकी मेथड्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। दीज आर योर मेथड्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। आपको इतनी मेथड्स भी समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की थियरी डिस्कस करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ सम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। द सनशाइन कंपनी लिमिटेड, सनशाइन ऑयल कंपनी परचेजेस क्रूड वेजिटेबल ऑयल. It does refining of the same. The refining process results in 4 products at split off point M, N, O, P. Product O is fully processed at split off point, मतलब O will not be processed further. O will not be processed further. Product M and P can be super refined into super M, super N, super P. So this is a quantity we have got.
at split of point. 3 lakh gallons of product M, 1 lakh gallons of product N, 50,000 gallons of product O, 50,000 gallons of product P. The joint cost of purchasing the crude vegetable oil and processing it were 40 lakhs. So this is joint cost for us, which needs to be split among 4 different products MNOP. जिसमें से M, N, P can be processed further, but O will be sold at split of point only. Sunshine had no beginning or ending inventories. Sales of product O in October were 20 lakhs. So this is sales of O. The output of M and P were further refined and then sold. This is your FPC. This is your FPC, and this is your final sales value. That's your FPC and final sales value. Further processing cost पे इतना खर्चा करने के बाद इतना पैसा मिलेगा. Sunshine had an option of selling product M and P at split of point also. मतलब split of point पे भी बेच सकते. And this is what we are going to get if we sell M and P at split of point. So this is my sales value at split of point. You are required to answer how the joint cost of 40 lakhs will be allocated between each product under each of the following methods. पहला method sales value at split of point, दूसरा method physical output और तीसरा method NRV. ठीक है, हमको सबसे पहले इसका आंसर देना पड़ेगा. Let's complete part 1. Let's complete part 1 of the question, and that is nothing but joint cost allocation. Joint cost allocation. Joint cost allocation. उसमें सबसे पहला method is sales value at split of point method. Sales value at split of point method. Sales value at split of point method के लिए we will have to allocate joint cost. How much is the joint cost? It is 40 lakhs. We will have to allocate joint cost among PQRS. We will have to allocate joint cost among PQRS in the sales value of PQRS MNOP, sorry, MNOP, in the ratio of sales value at split of point. This is my sales value at split of point. 20, 12, 28. 20, 12 and P is 28. What about O? अब O के लिए फाइनल सेल्स वैल्यू ही सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, क्योंकि उसको वैसे भी हम लोग आगे प्रोसेस नहीं कर सकते. O के लिए सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड फाइनल सेल्स वैल्यू दोनों सेम ही होगा, बिकॉज O इज एनी विच वे नॉट गेटिंग प्रोसेस फर्दर. सो 20, 12, 20, 28. This will be 10 lakhs, rupees 10 lakhs, rupees 6 lakhs, rupees 10 lakhs, and rupees 14 lakhs. This will be your joint cost allocation as per sales value at split of point. आपका सेकेंड कैलकुलेशन पूछा है, सेकेंड मेथड मांगी है फिजिकल मेजर मेथड. सेकेंड मेथड इज फिजिकल मेजर मेथड. यार फिजिकल मेजर मेथड के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट
पर गैलन। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर गैलन। जॉइंट कॉस्ट इज 40 lakhs। जॉइंट कॉस्ट इज 40 lakhs और कितने गैलन्स की? दिस इज व्हाट 5 lakh gallons produced। 5 lakh gallons we have produced in the form of MNOP. So 5 lakh gallons, if I consider, your cost is 8 per gallon. And then joint cost allocation MNOP. Quantity structure 3 lakh gallons, 1 lakh gallons, 50,000 gallons into Chintu ne Pintu 8 per gallon. सबसे इलॉजिकल मेथड है क्योंकि सबका कॉस्ट पर यूनिट सेम ही माना जाता है, विच इज practically impossible. So your 40 lakhs will get split like this. Now the next method for joint cost allocation is NRV method. And as far as NRV method is concerned, if you want to go for NRV as a ratio of allocating joint cost, you should have net realizable value of each joint product. So you have 4 different joint products. M, N, O आणि P, MNOP. इनकी फाइनल सेल्स वैल्यू है 120 lakhs, 40 lakhs। ओ के लिए मैंने पहले ही बोला है आपको, ओ के लिए पहले ही बोला है मैंने आपको, ओ के लिए सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही फाइनल सेल्स वैल्यू होगी, क्योंकि उसको वैसे भी आगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी सबकी फाइनल सेल्स वैल्यू क्वेश्चन में दी है। इसमें से हमको माइनस करनी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, विच इज 80 lakhs, विच इज 32 lakhs, विच इज 36 lakhs। बट फॉर पी, ओ के लिए फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं। प्रॉफिट था नहीं तो इट इज एनआरवी विदाउट प्रॉफिट। सो दिस इज 40 lakhs, 8 lakhs, 20 lakhs, 12 lakhs. This is your NRV, and this itself is the ratio to allocate joint cost. तो joint cost का allocation हम लोग next line पे दिखा ही सकते हैं। joint cost का allocation हम लोग next line पे दिखा ही सकते हैं। $40 plus 8 plus 20 plus 12, 80. So joint cost will be 20 lakhs, 4 lakhs, 10 lakhs, and 6 lakhs. Have you clearly understood this? Same calculation. This was your part 1. Part 2 में पूछा है, could Sunshine have increased the profit by making a different decision about further processing? Show the effect of any change you recommend on operating profit. मतलब ये लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग इनको आगे प्रोसेस करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या? So now currently
देखो मेरे पास MNP के लिए दोनों ऑप्शंस है। Currently मेरे पास MNP के लिए there are two options. Both the options are available. What are the two options available? मैं इनको आगे प्रोसेस भी कर सकता हूं और मैं इनको सेलिंग प्रोसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बेच सकता हूं। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बारे में जब भी क्वेश्चन उठेगा हम बनाएंगे एनालिसिस फॉर M, फॉर N एंड फॉर P। इसमें O नहीं आएगा बिकॉज O में ऑप्शन ही नहीं है आगे प्रोसेस करने का, तो उसको टेबल में क्यों लूं मैं। सो फाइनल सेल्स वैल्यू 120 lakhs, 40 lakhs एंड 48 lakhs। ये कब? अगर मैं प्रोसेस करता हूं तो। लेकिन अगर मैं प्रोसेस नहीं करता और अगर मैंने इनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दिया तो मुझे सिर्फ 20 lakhs, 12 lakhs एंड 28 lakhs मिलेगा। मुझे सिर्फ 20 lakhs, 12 lakhs एंड 28 lakhs मिलेगा। सो 100 lakhs, 28 lakhs और 20 lakhs का तो फिर भी प्रॉफिट है। पर इसको मैं अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं कह सकता। दिस इज माय रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एंड एवरी एडिशनल रेवेन्यू इज एन आउटकम ऑफ एडिशनल कॉस्ट जो मुझे माइनस करनी होगी एडिशनल रेवेन्यू में से। अब एडिशनल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग 80, 32, 36, 80, 32 एंड 36। इसका मतलब 80 lakhs खर्च करके 100 lakhs कमाओगे, 20 lakhs का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन NNP के केस में यहाँ पे 32 लाख खर्च करके 28 लाख का प्रॉफिट मेक्स नो सेंस, एंड 36 lakhs खर्च करके 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है। So negative figure is a loss, positive figure is a profit. So what is the conclusion? Conclusion: product M, process further. Product N and P sell at split off point. I'm telling product M to be processed further. I am telling company to sell N and P at split off point. Product O has to be sold at split off point, option ही नहीं है, as it cannot be processed further। मतलब आपने एग्जामिनर को क्लियरली बता दिया प्रॉफिट हो रहा है इसलिए एम को प्रोसेस करेंगे, एनपी लॉस हो रहा है आगे प्रोसेस करने के बाद नहीं प्रोसेस करेंगे, और ओ पे ऑप्शन ही नहीं है तो एसओपी पे बेचेंगे। सो दिस इज व्हाट योर एनालिसिस विल लुक लाइक। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फॉर यू। थियरी पढ़ लो, जेकेएससी सॉल्व करो, बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।